नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, अनुपात और समानुपात की कुछ क्लास हो चुकी हैं जिसमें हम लोग इसका बेसिक समझे हैं और कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी किए हैं। तो आज की क्लास क्वेश्चन पर ही आधारित है, यानी कि अनुपात और समानुपात पर आधारित क्वेश्चन ही है आज की क्लास में। तो आज हम जितना क्वेश्चन कर पाएंगे करेंगे, और बाकी जो बच जाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे अगर बचेंगे ज़्यादा तो हम ऐसे अलग एक दो क्लास में करके ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन पहले से लिख दें, थोड़ा टाइम की बचत है इसलिए। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बताने में क्योंकि आप लोग सब तो जान ही गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि 7000 की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी का हिस्सा 2:3 में है और बी तथा सी का हिस्सा 4:5 में है। तो बी का हिस्सा कितना होगा? सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है 7000 की राशि है। चलिए वो राशि है, वो उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन जो भी होगा, ए बी सी तीन लोग हैं, तीनों का अपना कुछ ना कुछ हिस्सा होगा उस 7000 में। तो इसमें एक कंडीशन दिया है, बोला है ए तथा बी का जो हिस्सा है उनका अनुपात 2:3 है, बी तथा सी का जो हिस्सा है उनका अनुपात है 4:5 है। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है, 7000 में से कितना हिस्सा बी को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ होगा। चलिए ये बात आप समझ गए। अब हमको ये जानना है कि हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अनुपात दिया ए तथा बी का अलग अनुपात दिया है, बी तथा सी का अलग अनुपात दिया है। तो सबसे पहले आप तीनों का अनुपात एक साथ निकालिए, यानी कि तीनों का अनुपात एक साथ निकाल के देखिए कि तीनों आपस में किस अनुपात में हैं। तो आपको बताए थे जब ए और बी अलग दिया हो, बी तथा सी अलग दिया हो, यानी कोई भी अनुपात दोनों में लिंक कर रहा है, तो ऐसे में निकालने के लिए आपको हम पिछले क्लास में बहुत ही अच्छी तरह समझाए हैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए हैं। तो चलिए आप बस इतना निकालिए, ए और बी सी का आपस में क्या अनुपात है। इसके लिए आपको बताए थे ए बी सी आप लिखिए, जिसका अनुपात जैसे उसी के नीचे लिखते जाइए 2:3, यानी A/B बराबर 2:3 है और B/C बराबर 4:5 है। 4:5 हो गया। बताए थे जिसके बगल में खाली है उसी संख्या से भरेंगे आप। चलिए हम भर दिए। इसके बाद हो गया 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 5 तीन 15, यानी A/B/C का अनुपात हो गया आपका A/B/C बराबर 8:12:15, यानी ये तीनों का अनुपात है 8:12:15, यानी कि तीनों को जितना तीनों का अनुपात मिला के इसके बराबर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि तीनों ही व्यक्ति के हिस्सेदारी में है 7000 रुपये। तो आपको पता है जब तीनों का अनुपात इतना है तो तीनों का अनुपात मिला के इतना तो होना चाहिए ना। चलिए हम ऐड करते हैं, तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 8 12 20 और 20 15 35, यानी 35 अनुपात बराबर हो जाएगा 7000। ठीक, यानी अब आप कह सकते हैं एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, यानी 200 रुपये हो जाएगा। एक अनुपात होगा तो बी का हिस्सा कितना, बी बराबर 12 है ना। तो चलिए बी का हिस्सा बराबर 12 अनुपात। आपको पता है जब एक अनुपात बराबर 200 है तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 12 गुणे 200, यानी 2400, यानी 2400 रुपये बी का हिस्सा हो गया। चलिए देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही समझना, आपको ऐसे ही लगाना है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, क्वेश्चन बस आपको अनुपात अलग अलग दिया था और आपको राशि दी थी। अनुपात को आपस में देख लें कि तीनों का एक साथ अनुपात क्या क्या होता है, उनका योग मिला के इसके बराबर होना चाहिए। हम वही काम किए, तीनों का अनुपात का योग हम 35 पाए हैं। इसके बाद हमको मालूम चला कि एक अनुपात बराबर 200 रुपये है, तो जिसके पास जितना अनुपात रहेगा उसी हिसाब से निकाल लेंगे। तो हम देखें बी का अनुपात 12 था तो 12 गुणे 200 बराबर 2400। चलिए ये हो गया क्वेश्चन पहला। चलिए हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए अनुपात और समानुपात में बहुत टफ तो क्वेश्चन नहीं रहता है। इस तरह क्वेश्चन रहता, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं घुमाया रहता है, वो आपको समझना रहता है। क्वेश्चन ऐसे बेसिक जो पढ़े हैं बस उसी सब आएगा, बस आपको समझना कहाँ से हमको क्या सोच के करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। चलिए स्कूल के बैग और जूते के दाम कितना है, 7:5, 7:5 के अनुपात में है। चलिए बोल रहा है यदि बैग का दाम जूते से 200 अधिक हो तो जूते का दाम क्या है। यदि
बैग का दाम जूते से 200 अधिक हो तो जूते का दाम क्या होगा? जूते का दाम क्या होगा? चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सब सुनिए समझिए, इसके बाद लगाते हैं। बोल रहा है स्कूल के बैग और जूते के दाम 7 संबंधी 5 के अनुपात में हैं। यदि बैग का दाम जूते से 200 अधिक हो तो जूते का दाम कितना होगा? चलिए यहाँ दिया है बैग, यानी बैग और जूते का दाम का अनुपात कितना है? 7:5 है। यानी बैग का दाम ज़्यादा होगा, जूते का दाम कम होगा, इसीलिए तो बोला है ना। अगर क्योंकि बैग और जूते के दाम 7:5 में है ना, अनुपात एक साथ है तो दोनों का रेशियो एक ही जैसा जाएगा, ठीक है। यानी जितने हम 7 में या गुणा करेंगे उतना ही हमको 5 में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब सीधा सा अर्थ है बैग का दाम ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो बात सही है, क्योंकि अनुपात ज़्यादा तो बैग का दाम ज़्यादा होगा। ये भी एक बात बोल दिया है, बैग का दाम जूते से 200 ज़्यादा है। यानी देखिए अब अनुपात कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, लेकिन दाम कितना? 200 ज़्यादा। अब चलिए यहीं से निकल गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। चलिए हम लिखते हैं, फिर समझाते रहेंगे उसी में। हम देख रहे हैं बैग और जूते में संबंध के दाम में, चलिए जूते का हम लिख दें दाम में संबंध कितना है? 5, 7:5 है, ठीक है। 7:5 है। यानी कि अब देख रहे हैं किसका अनुपात ज़्यादा है? बैग का, क्योंकि बैग का 7 है, जूते का 5 है। तो यानी कि देखिए अब ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, ठीक है। यानी बैग का मूल्य जूते से 2 अनुपात, देखिए 2 अनुपात ज़्यादा है ना, क्योंकि देखिए 7 है, 5 है, 2 अनुपात या कितना बोला है यहाँ पर? 200 ज़्यादा है। देखिए बात एक ही हुई ना, ये बोला था अपने तरफ से कि 200 ज़्यादा है, हम यहाँ बता रहे हैं कि अनुपात 2 ज़्यादा है। बात एक ही है, क्योंकि 2 अनुपात भी ज़्यादा, ये भी सही है, और 200 रुपये ज़्यादा, ये भी सही, दोनों बात सही है। यानी कि हम कह दें बैग का मूल्य 2 अनुपात ज़्यादा है उससे, या 200 ज़्यादा है, तो बात बराबर 2 अनुपात या 200 दोनों बराबर हुए ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बराबर 200 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 बराबर हो जाएगा 100, यानी 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 100। अब बैग का मूल्य यानी जूते का मूल्य कितना था? 5 अनुपात। चलिए देखिए जूते का मूल्य बराबर 5 अनुपात है, 5 अनुपात। तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा? 5 गुणे 1 अनुपात कितना है? 100 है, 100 बराबर 500 रुपये। ये हो गया आपका जूते का मूल्य। बस ऐसे कुछ नहीं करना था। देखिए क्या करना था इसमें, बस ये आपको समझना था कि अनुपात दिया था दोनों का, इसके बाद बोला था एक का अनुपात दूसरे से इतना, मतलब एक का मूल्य दूसरे से इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको उसी चीज़ को समझना था कि अनुपात ज़्यादा है या मूल्य, दोनों बात बराबर है। हम ये भी कह सकते हैं कि इससे 2 अनुपात ज़्यादा है या 200 रुपये ज़्यादा है। यानी जब 2 अनुपात बराबर 200 हो रहा है तो 1 अनुपात बराबर 100 होगा। अब जूते का मूल्य 5 अनुपात था, 5 अनुपात बराबर 500 रुपये। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन, फिर इसको मिटाते हैं। क्या है, थोड़ा इसको अच्छे से समझिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। एक आदमी 7 बेटों एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के लिए 3 बेटियों और 5 भतीजों के लिए 12,600 राशि छोड़ता है। 12,600
राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि तथा हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो फिर क्या बोला है, तो हर बेटी का हिस्सा कितना होगा, हर बेटी का हिस्सा कितना होगा। चलिए क्वेश्चन लंबा था, लिखने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लग गई। चलिए क्वेश्चन समझिए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा एक आदमी के यानी एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के लिए 12,600 राशि छोड़ता है। यानी 7 बेटे 3 बेटियां 5 भतीजे, ठीक है, इन सब के लिए राशि छोड़ के जाता है। लेकिन सबको समान मात्रा में राशियां नहीं मिलती हैं, यानी कि सबको राशि समान मात्रा में नहीं मिलती है। वो कंडीशन दिया है, ठीक है। एक टाइप के लोगों को बराबर राशि मिलती है, यानी एक टाइप मतलब बेटा अगर कोई है तो सभी बेटों को बराबर मिल रही है, बेटी अगर कोई है सभी बेटी को बराबर मिल रही है, भतीजा है भतीजों को बराबर मिल रही है। लेकिन ये सब आपस में ही बराबर, ना कि बेटा बेटी के बराबर, ना कि भतीजा बेटी के बराबर। मतलब समान रिश्तों में राशि बराबर है, लेकिन अलग अलग रिश्तों के लिए समान राशि नहीं। अब देखिए, आप क्वेश्चन फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए। बोल रहा है कि एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के लिए 12,600 राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि तथा हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। यानी अब देखिए बोल रहा है कि अब यहाँ आप एक बार ये सोच सकते हैं, सबसे कम राशि किसको मिल रही है, सबसे कम राशि मिल रही भतीजे को, क्योंकि भतीजे का 3 गुना राशि पा रही बेटियां और भतीजे का ही 7 गुना राशि पा रहे हैं बेटे, यानी कि सबसे कम राशि मिल रही भतीजे को। यहाँ आप समझ गए। तो लास्ट में पूछ रहा बेटी का हिस्सा कितना होगा। चलिए हम इसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, सबसे पहले देखिए आप सबसे कम वाला उसको मान लीजिए। अब हर भतीजे को मान लीजिए, माना प्रत्येक भतीजे को यक्स राशि मिलती है, यक्स राशि मिलती है। चलिए अगर प्रत्येक भतीजों को यक्स राशि मिलती है तो भतीजे कितने, 5 भतीजे ना। चलिए 5 भतीजों की कुल राशि कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात 5 यक्स हो जाएगी। चलिए ये भतीजों की राशि निकल गई। अब आपको पता है यहाँ बोला हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिलती है, ठीक है। यानी एक बेटी को जे एक भतीजों को जितना मिल रहा है उससे 3 गुना राशि मिलेगी। यानी कि हम देख रहे हैं भतीजों को यक्स मिल रहा है तो एक बेटी को कितना मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक बेटी को प्राप्त राशि कितनी है, भतीजे का 3 गुना। देखिए भतीजे का 3 गुना तो भतीजा यक्स पाया है यानी 3 यक्स। बेटी टोटल कितनी है, 3 बेटी है। चलिए तो कुल 3 बेटियों की राशि कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 3 यक्स बराबर 9 यक्स। चलिए यहाँ तक हो गया, यानी भतीजे को मालूम चल रहा है 5 भतीजों को मिलाकर कितनी राशि मिली है उनको, और बेटी को मिलाकर कितनी राशि मिली है। चलिए हम बात करते हैं प्रत्येक बेटे को कितनी राशि मिली है। तो प्रत्येक बेटे को मिली राशि कितनी है, भतीजे का 7 गुना। देखिए भतीजे का 7 गुना, क्योंकि जितना भतीजे को मिल रही, किसी एक भतीजे को जितना मिले किसी एक बेटे को उसका 7 गुना मिलेगी, ठीक है। तो भतीजे को जब यक्स मिली है तो बेटे कितना मिल जाएगी, 7 यक्स।
चलिए अब कुल कितने बेटे थे, 7 बेटे थे, यानी कुल 7 बेटों की राशि बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 यक्स बराबर 7 49 यक्स। अब देखिए यानी कि कुल भतीजे यहाँ मिल गया, कुल बेटियाँ यहाँ मिल गई, कुल बेटे यहाँ मिल गए, यानी तीनों की राशि इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यही देखिए ये इसी तरह बांटा गया उन सब में, तो कुल इसी राशि को बांटा गया है। यानी चाहे जो जितना पाया वो बल आप बात अलग हो, तो आप समझ लिए कौन कितना कितना पा रहा हो तो आप समझ ही गए, निकाल भी लिए, लेकिन सब मिलाने के बाद इतना ही होना चाहिए, क्योंकि इतनी ही राशि को तो बांटा गया है ना इसमें। चलिए हम लिख सकते हैं 7 और 9 5 14 और 14 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 23, 23 और 4 यानी 63, मिला जुला के हो गया 63 यक्स। 63 यक्स देखिए हम लिख रहे हैं कुल राशि, कुल राशि बराबर कितना हो गया 4 नहीं 5 यक्स पहले, ठीक है 5 यक्स धन 9 यक्स धन 49 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 63 यक्स। ठीक है ये देखिए 63 यक्स टोटल हो गया ना। अब देखिए यहाँ से समझिए, अब चाहे कुल राशि ए करिए चाहे कुल राशि ए करिए, दोनों तो बराबर है ना, ये भी कुल राशि है वो भी कुल राशि है, दोनों को हम बराबर कर दे रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 63 यक्स बराबर 12,600, ठीक है। तो ये एक्स बराबर 63 दूनी 126 यानी 2 3 6 2 6 12 यानी 126, यानी ये हो गया 2, इसके बाद 00, यानी यक्स का मान कितना आ गया 200। यक्स क्या है, एक भतीजे को मिली राशि, ठीक है। देखिए प्रत्येक भतीजे यानी एक भतीजे को मिल रही राशि कितनी है 200 रुपये। तो क्या पूछा हमसे, बेटी का हिस्सा कितना होगा, हर एक बेटी का, तो हर एक बेटी कितना हिस्सा 3 यक्स, ठीक है। प्रत्येक बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा बराबर कितना है 3 यक्स है, तो बराबर 3 गुणे यक्स का मान कितना 200 बराबर 600 रुपये, यानी प्रत्येक बेटे का हिस्सा 600 रुपये हो जाएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन मतलब बहुत टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा लंबा था, अगर कन्फ्यूज होंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आराम से समझ के इसको धीरे धीरे लगाते जाइए, बढ़ते जाइए, आ जाएगा क्वेश्चन में कोई दम तो नहीं, बस आपके समझने के ऊपर है, आप कितना आराम से कितने इत्मीनान से समझ पा रहे हैं। जल्दीबाजी करेंगे तो आप उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे और उल्टा सीधा कर देंगे, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप एक थोड़ा सा कोई बारीक पॉइंट पकड़िए। आपको बता दें कोई चीज़ जब मानते हैं यक्स के रूप में, अननोन चीज़ को मानते हैं ना, सबसे पहले उसको मानते हैं जो सबसे छोटा होता है, उसी को मान के आगे बढ़ते जाते हैं, ज़्यादा आसान रहता है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बस आपको समझना था कैसे कैसे आप माने क्या क्या आगे बढ़ें, जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे हम करते गए, इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ आ गया एक संबंध, यानी इसको हम कहें कुल राशि या उसको कहें कुल राशि। जब दोनों को हम कुल राशि बोल सकते हैं, दोनों का आपस में बराबर कर दें, एक्स का मान निकल गया, यक्स एक भतीजे को मिलने वाली राशि थी, तो हमको निकालना था बेटी का, यानी कि किस मतलब प्रत्येक बेटी को कितना मिल रहा था, प्रत्येक बेटी को मिल रहा है 600 रुपये। चलिए हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 300 की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई कि 300 की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, इसके बाद क्या बोल रहा है, और आर को क्यू से 60 अधिक मिलते हैं, और आर को क्यू से 60 अधिक मिलते हैं।
मिलते हैं। फिर पूछ रहा है तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, आप लोग समझिए, इसके बाद करते हैं आगे, ठीक है। क्या है, बोला 300 की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई है कि पी क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं तथा आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। यहाँ समझिए, यहाँ पहली बार क्यू को पी से अधिक दिया है, फिर दूसरी बार आर को क्यू से अधिक दिया है, यानी बात अब आपको ये पकड़ना है सबसे छोटा अमाउंट किसको मिला है। अभी आपको हम जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन बताएं कि सबसे पहले हम वही चीज़ मानते हैं जो सबसे छोटा रहता है, उसको मानने के बाद थोड़ा क्वेश्चन आसान रहता है। आप कहीं से कुछ मान सकते हैं, गलत कहीं नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा आप आसान चलेंगे तो फंसेंगे नहीं। चलिए हम एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं। 300 की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनका अनुपात क्या होगा। चलिए हम मानते हैं, सबसे पहले हम समझ गए सबसे कम किसको मिला, पी को मिला है, तो हम मान सकते, माना पी को x रुपये मिला, पी को x रुपये मिला, ठीक है, x रुपये मिल गया। अगर p को इतना मिल रहा तो q कितने मिल जाएगा, तो q की राशि बराबर, अरे भाई p से 30 अधिक है, कितना हो जाएगा, x धन 30, ये हो गया। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं अगला क्या है, r का हिस्सा कितना होगा, तो r का हिस्सा कितना हो जाएगा, r का हिस्सा था कितना था, q को जितना मिला था उससे 60 मिला, ठीक है। अब देखिए q का मान कितना था आया यहाँ पर, q को कितना, q x धन 30 था, इसके बाद 60 इसको अधिक मिला, बराबर निकल के आ गया x धन 90। देखिए अब यहाँ समझिए आप, यहाँ पहले बार बोला था कि Q की राशि P से 30 अधिक है, तो P को कितना मिला था, x मिला था, x धन 30 हो गया। इसके बाद आगे बोला R को Q से 60 रुपये अधिक मिला, तो Q को पहले मिला था x धन 30, उसमें 60 की x धन 90 हो गया, यानी हमको मालूम चल रहा है P को कितना मिला, Q को कितना मिला, R को कितना मिला, और सबको मिला इसी में से। यानी देखिए ये तो उनका अपना अपना एक अनुपात है, जो भी है अनुपात, क्या अनुपात तो अभी नहीं है, मतलब राशि मिली है, लेकिन पता नहीं कितनी कितनी मिली, लेकिन हाँ एक संबंध दिया है, इसको इससे इतना अधिक, इसको इससे इतना अधिक मिला है, लेकिन सबको मिला 300 में से ही। अगर तीनों को जोड़ेंगे 300 ही आना चाहिए, उससे ना तो कम ना तो ज़्यादा, क्योंकि उसी में से बंटवारा हुआ है। चलिए तो हम क्या कह सकते हैं, कुल राशि बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x इधर है p वाला, p प्लस q प्लस r का हिस्सा, यही ना, देखिए। चलिए तो कितना हिस्सा इनका है, कुल राशि कितनी थी, देखिए 300 थी, यहाँ हम 300 लिख दिए। इसका p का हिस्सा कितना था, x था, q का हिस्सा कितना, x धन 30 है, r का हिस्सा कितना है, x धन 90 है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 300 बराबर कितना है, x 3x हो जाएगा धन, यानी कि 9 3 12 120 हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं 3x बराबर 300 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 180, x बराबर 60 आ गया, ठीक। x किसका मान है, x मान है p का। अब चलिए यहाँ हम लिख रहे हैं p को मिली राशि x बराबर कितना हो गया, 60, q को मिली राशि, q को मिली राशि x धन 30 बराबर कितना हो गया, 60 30 90। चलिए r को मिली राशि x धन 90 कितना हो जाएगा, 60 90 150, 9 6 15 150। चलिए ये हो गया सबका। अब इनका अनुपात निकालना ना, चलिए निकालिए। P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर कितना है, 60 अनुपाते 90 अनुपाते 15। किससे कटेंगे, 15 से कटेंगे सब, नहीं 15 नहीं 150 है, सॉरी। P अनुपाते Q अनुपाते R कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 छक्का 90 और 15 दहा में ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आप काट सकते हैं इसको, 200 और काट सकते हैं, ठीक है। P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर हो जाएगा 2 अनुपाते
3:5, यानी 30 से काट सकते थे या 15 और 2 से, यानी P/Q/R का जो संबंध है यानी 2:3:5 है। देखिए क्वेश्चन बस क्या कह रहा था, क्वेश्चन राशि दिया था 300 राशि थी, इसके बाद दिया था P/Q/R में बंटवारा हुआ लेकिन समान बंटवारा नहीं हुआ, किसको किससे अधिक मिला वो बताया था। उसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं किसको कितना अधिक कैसे मिला है, वो निकालने के बाद हमको मालूम चल गया कितना कितना किसको किसको मिला है, बस उन्हीं राशियों को हम अनुपात में लिख दिए, अनुपात निकल के आ गया। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखिए, 1800 रुपये की पुरस्कार राशि को राशि को 3 छात्रों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि 3 छात्रों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 4 गुणा बी के 6 गुने के बराबर है। ए का 4 गुना बी के 6 गुने के बराबर है। छः गुने के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। अब क्या बोला है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन एक बार पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप लोग समझिए। बोल रहा है कि 1800 रुपये की पुरस्कार राशि को 3 छात्रों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 4 गुना बी के 6 गुना के बराबर है, जो सी के 3 गुना के बराबर। आप समझिए इस बात को, ए का 4 गुना बी के 6 गुना के बराबर है और बी का 6 गुना ही सी के 3 गुने के बराबर है, यानी ये आपस में बराबर है लेकिन गुना गुना के हिसाब से। चलिए यही आपको मेन रूप से समझना था क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ये लाइन आपको यहाँ तक समझना था, ठीक है। बोल रहा ए का 4 गुना, तो हम लिख रहे हैं ए का 4 गुना बराबर बी का 6 गुना, बी का 6 गुना बराबर सी का 3 गुना। चलिए ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, यही आपको समझना था। यानी अब आपको हम बता रहे थे, चलिए अगर हम कह सकते हैं क्या इनका संबंध हो जाएगा आपस में, यानी कि 4A बराबर 6B बराबर 3C। ये कब हो जाएगा, जब देखिए एक चीज़ हम लिख दे रहे हैं, क्रमशः प्राप्त राशि क्या है इनका, A B C। देखिए A B C क्रमशः क्या है, हम अगर ये कह दें A को A रुपये मिला, B को B रुपये मिला, C को C रुपये मिला, तो A का 4 गुना, यानी कि A को जितना राशि मिली थी, A को कितनी राशि मिली, अब A मिली, क्योंकि आप मान लिए A मिली, तो A का 4 गुना B को कितनी मिली B, उसके 6 गुने के C को कितनी मिली C, यानी कि A का 4 गुना B के 6 गुना के और बराबर है, जो कि C के 3 गुना के बराबर है। यानी इनको राशियाँ क्रमशः A B C ही मिली हैं, इनका गुना आपस में इस तरह से बराबर है। चलिए तो आपको हम बताए थे, जब ऐसी कंडीशन आपको आ जाए तो आपको अनुपात निकालना रहता है, A B C का अनुपात क्या है आपस में। यहाँ आप सीधे नहीं कह सकते अनुपात क्या है, हाँ एक आइडिया आप लगा सकते हैं, जिसका देखिए जिसका गुणांक सबसे कम है,
देखिए इसका सबसे कम है यानी 3 है, और 3 और यहाँ 6 है, यानी कि आप सीधा सीधा आप इतना अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ 3 का गुणा हुआ, यहाँ 6 गुणा हुआ, तब जाकर आपस में बराबर हुए, यानी इसका दोगुना गुणा करने के बाद ये आपस में बराबर हुए। इसका मतलब ये आधा रहा होगा अभी, तभी इसको दुगुना सहायता लेनी पड़ी बराबर होने के लिए। चलिए वो तो बात अलग है, उसको हम कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए जो नहीं देखे हैं। बाकी यहाँ हम समझेंगे इसका अनुपात कैसे निकालते हैं। देखिए इसका अनुपात निकालने के लिए आप सीधे सीधे एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया, 12 आ गया। हम आपको बताए थे जब एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम में सीधे सीधे उसके गुणांक से भाग करते जाते हैं, वही उनका अनुपात निकल के आता है। यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना आ जाएगा? 4 में 12 से भाग देंगे 4 तिहाई 12, 6 में 12 देंगे तो 6 दूनी 12, और 3 से 12 में भाग देंगे 3 चौको 12, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना हो गया? 12, यानी कि 3 अनुपाते 2 अनुपाते 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो किसका अनुपात है? ये जो राशि मिली थी 1800, उन्हीं को 3 लोगों में ही बांटी गई थी। उन 3 लोगों को मिलने वाली राशियों का अनुपात 3 अनुपाते 2 अनुपाते 4 है। यानी अगर हम बोलें कि यही पूरा टोटल कितना अनुपात हो जाएगा? कुल अनुपात बराबर हो जाएगा, कुल अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 3 2 5 4 9, यानी 9। यही 9 अनुपात कुल अनुपात बोले या कुल राशि बोले, बात बराबर है। यानी हम कह सकते हैं 9 अनुपात बराबर जब 1800 है तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। हमको पूछा क्या था? ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा क्या है? हिस्सा बराबर 2 अनुपात है, एक नहीं 3 है ना, सॉरी, यानी 3 है। ए का हिस्सा 3 अनुपात है, 3 अनुपात है, सीधे सीधे आप 3 गुणे 1 अनुपात का मान जब 200 है यानी 600 हो गया ए का हिस्सा। ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ नहीं करना था, इसमें बस आपको यही समझना था ए का 4 गुना बी के 6 गुने के बराबर तथा बी का 6 गुना सी के 3 गुने के बराबर है। तो जब ए आप इसके बराबर है, ए इसके बराबर, तो सब आपस में बराबर हो जाएंगे ना। बस वही करके आप अनुपात निकाल दें। अनुपात से निकाल लें कि कुल कितना अनुपात आया, उस अनुपात को कुल राशि के बराबर रख दें, एक अनुपात का मान निकालिए। इसके बाद जो हमसे पूछेगा, ए का पूछा ए का निकाल दिए, बी का पूछेगा तो 2 दूनी 4 यानी 400, और सी का पूछेगा 4 दूनी 8 यानी 800। अब जब आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 8 8 6 14 और 14 4 18 आ जाएगा, तब भी 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर है, तथा तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर है। क्या पूछा है? तो सभी की हिस्सेदारी क्या क्या है? क्या है? चलिए क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से। ये बोल रहा है कि 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहला भाग का आधा, दूसरे भाग के 1/3 तथा तीसरे भाग के 5वें
हिस्से के बराबर है। देखिए अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर भी 3 लोगों में ही बंटवारा हो रहा, यानी 3 हिस्सों में बांटा जा रहा। देखिए 3 हिस्सों में आप बांटे हैं ना, तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, कुछ तो हिस्सा आया होगा। अब वो हिस्सा आया था, वहाँ डायरेक्ट उसकी बात नहीं कर रहा, बोला जो पहला हिस्सा था उसका आधा, दूसरा हिस्सा उसका 1/3 और तीसरा हिस्सा उसका 5वां भाग, सब आपस में बराबर है। चलिए हम वही करते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा बस चेंज है, समझिए इसको। माना पहला हिस्सा x, दूसरा हिस्सा y तथा तीसरा हिस्सा z है। ठीक है, देखिए हम मान लें अपने तरफ से पहला x था, दूसरा y था, तीसरा z है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्नानुसार पहले हिस्से का आधा मतलब x का आधा बराबर है दूसरे हिस्से के, देखिए पहले भाग का आधा दूसरे के 1/3, यानी दूसरा कितना था, y था, y के 1/3 और तीसरे हिस्से के तीसरे हिस्से के 5वें हिस्से के बराबर है। यानी पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/5वां भाग, ये यानी 1/5वां या ये 5वां भाग, बात एक ही है, तो ये आपस में बराबर हैं। देखिए क्वेश्चन में ऐसा ही मेंशन किया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हैं। देखिए हम पहला भाग मान लिए x, दूसरा मान लिए y, तीसरा मान लिए z। तो पहला भाग का हम आधा कर दिए, दूसरे भाग का 1/3 कर दिए और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा कर दिए। इसके बाद इन सबको आपस में बराबर कर लिए। ऐसी कंडीशन में आपको हम बताए थे इनका अनुपात कैसे निकलता है। इनका अनुपात जिससे भाग रहती है सीधे सीधे वही मान अनुपात का रहता है। तो आप सीधे लिख सकते हैं x अनुपाते y अनुपाते z बराबर हो जाएगा 2:3:5। ये हो गया इनका आपस में अनुपात। यानी कि कुल अनुपात अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, कुल अनुपात कितना हो जाएगा, अरे 3 2 3 5 5 10, ठीक है। यानी अब देखिए कुल अनुपात बराबर, जब कुल अनुपात 10 है, इन्हीं में पूरा बटा है ये राशि 990, यानी 10 अनुपात में ही बटी है 990। तो हम कहें 10 अनुपात कहें या 990 कहें, बात तो बराबर है। चलिए हम कह रहे हैं 10 बराबर 990, यानी 10 अनुपात बराबर 990, तो 1 अनुपात बराबर 99 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबका अब निकालना है अलग अलग कितना है। तो ये इसका कितना हो जाएगा, 2 × 99, ठीक है, हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 1 19, ठीक। इसका हो जाएगा 3 × 99, तो 3 9 27, 3 9 27, 2 29। इसका कितना हो जाएगा, 5 × 99 हो जाएगा 5 9 45, अब 5 9 45 और 45 4 49, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं इनका कितना कितना हिस्सा है, यक्स का कितना होगा, यक्स का हिस्सा कितना हो गया, बराबर यक्स मतलब जो हम माने हैं एक्स का हिस्सा, मतलब एक्स का हिस्सा कहें आप या पहला भाग। चलिए हम पहला भाग लिखें, क्योंकि पहला भाग हम माने हैं ना, पहला हिस्सा एक्स ही तो माने हैं। चलिए पहला हिस्सा कितना है, पहला हिस्सा बराबर एक्स का हिस्सा, एक्स का हिस्सा कितना है 198। दूसरा हिस्सा y माने हैं, y कितना आया है 297। अब तीसरा हिस्सा हम z माने हैं, और z कितना आया है 495। अगर आप इसको जोड़िए आपका 990 आपका टोटल होना चाहिए। तो एक बार आप 8 7 15 15 5 20 यानी कि 0 आ रहा लास्ट में, मतलब सही, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, इसमें देखिए कुछ नहीं था, इसमें बस यही आपको समझना था कि जो बांट रहा था हिस्सा वो तो बांटा ही, इसके बाद उनका अपना कुछ भाग अलग अलग भाग करके आपस में बराबर कर दिया। यानी पहले हिस्से का आधा, दूसरे हिस्से का तिहाई और तीसरे हिस्से का 5वां भाग आपस में बराबर था, उनको बराबर करके उनका अनुपात निकाल दिए। टोटल अनुपात इन्हीं में बांटा गया था, उसको 990 के बराबर कर दिए, तो हमको निकल गया सबका अपना अपना हिस्सा। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति कुछ पेन अपने 4 मित्रों एक व्यक्ति कुछ पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी तथा डी में ए बी सी तथा डी में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 यानी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा इसके बाद बोला तदनुसार उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी पेन होनी चाहिए। तदनुसार उस व्यक्ति के पास कितनी न्यूनतम पेन होनी चाहिए। चलिए इसको आप कैसे निकालेंगे, समझिए। इसको बोल रहा एक व्यक्ति है, उसके 4 मित्र ए बी सी डी हैं, तो बोल रहा उनको वो कुछ पेन बांटता है जिसका अनुपात है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है। चलिए तो बोल रहा है कि उस व्यक्ति के पास कितनी न्यूनतम पेन होनी चाहिए। न्यूनतम, अधिकतम तो कुछ भी हो सकती है, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए जिससे इनका ये अनुपात बना रहे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इनका अनुपात ही चेक कर लें कितना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये क्या है 1/3 है, 1/3 है, अनुपात 1/4 है, अनुपात 1/5 है, अनुपात 1/6 है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हम बताए थे, ये देखिए ये तो बटे में है, अब बटे में क्या अनुपात आप निकालेंगे, ये तो खुद ही पहले बटे में है, तो आप इनका अनुपात कैसे निकालेंगे। इनका अनुपात निकालने के लिए आपको हम बताए थे इनका सीधे से एलसीएम लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ 1-2 पहले क्वेश्चन करवाए थे हम। चलिए तो इनका एलसीएम लेने के बाद कितना एलसीएम आ रहा है देखिए, यानी कि सब मिला जुला के इसका एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि उससे नीचे कोई ऐसी संख्या नहीं जो सबसे कटे जाए। चलिए आ गया एलसीएम 60, और एलसीएम जब 60 आएगा तो चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं एलसीएम 60। चलिए हम यही थोड़ा सा लिख दें 60, ठीक है। अब इसे 60 में जब सबसे भाग कर देंगे तो जो रिजल्ट आता है वही उनका अनुपात बन जाता है। जैसे 3 में हम 60 से भाग किए तो 20 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम 4 में 60 से भाग किए तो 15 आ गया, यहाँ 5 से भाग किए तो 12 आ गए, 6 से 10, ठीक है। ये इनका अनुपात हो गया, यानी कि 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10, ये क्या है इनका अनुपात है। अब आपको ज्ञात करना है न्यूनतम पेन कितनी होनी चाहिए। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात एक नंबर होता है। अगर हमको और आगे बढ़ना होता है तो सब में हम क्रमशः उसी संख्या मतलब किसी भी संख्या से समान संख्या से गुणा करते हैं, लेकिन अगर हमको न्यूनतम वाली बात होती है ना, तो ये जो अनुपात होता है वही न्यूनतम होता है। यानी इससे नीचे कोई संख्या नहीं अनुपात में आ सकती इनका आपस में। अगर हम इनमें 2 से गुणा करें, यानी कि कहें कि अनुपात इतना है, 2 में सबसे गुणा करें तो संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन अनुपात सबसे न्यूनतम चीज़ होती है। देखिए अगर हम कहें किसी के पास ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके पास 2:3 में रुपए हैं। अगर हम 2:3 में कहें तो अगर हम बोलें इनके पास 5 रुपये है, तब भी तो बात इनकी बराबर है ना, एक 2:3 हो गया। या हम बोलते हैं इनके पास 10 रुपये हैं, 10 का क्या हो जाएगा 2 अनुपात मतलब 2 दूनी 4 और 3 अनुपात मतलब 6 हो गया। यानी एक के पास 4 रुपये, दूसरे के पास 6 रुपये, तो इनका 10 हो गया। लेकिन अनुपात तब भी इनका अनुपात 2:3 ही है, यहाँ भी 2:3 है। तो ये बताइए न्यूनतम कौन हुआ, न्यूनतम 5 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हम सीधे सीधे अनुपात को ही ऐड कर लिए। जब सीधे सीधे अनुपात को ही ऐड कर लेते हैं तो संख्या न्यूनतम होती है, लेकिन अनुपात में किसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो संख्या न्यूनतम नहीं रह जाती, अनुपात की कुछ वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक वैल्यू है, इसमें 1 से हम गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। यानी कि अगर हम न्यूनतम की बात करें तो सीधे से अनुपात को हम ऐड कर लेते हैं, वही न्यूनतम संख्या निकलती है। जैसे कि यहाँ पर किए थे हम 2 और 3 को ऐड किए 5 आ गया, क्योंकि यही न्यूनतम संख्या है। अगर हम इनमें इसका एक और अनुपात निकालिए, यानी कि 2 में इस सब में 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि तब भी अनुपात 2:3 ही उनका है, लेकिन न्यूनतम नहीं रह गया 10, ठीक है। यहाँ न्यूनतम 5 है। तो चलिए न्यूनतम अब यहाँ आप निकाल सकते, समझ गए ना, न्यूनतम पेनों की संख्या
पेनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 20 + 15 + 12 + 10। 20 10 30 और 30 15 45, 45 2 47, 10 57, यानी कि 57 पेन होनी चाहिए न्यूनतम। तो चलिए आज के जो कुछ क्वेश्चन थे वो हो गए, बाकी और भी क्वेश्चन हैं। देखिए अभी अनुपात समानुपात समाप्त नहीं हुआ, इसका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, देखिए कॉन्सेप्ट या बेसिक जो भी है कम ही है, लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत हैं। तो हम धीरे धीरे करके लगवाते रहेंगे, 1-2 क्लास और शायद इसकी चले तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो भी है आप लोग इसका रिवाइज़ करते रहिए और पीछे का जो पढ़ा चुके उसको भी रिवाइज़ करिए। देखिए आप लोग शायद वीडियो शेयर और नहीं कर रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, जबकि इतने अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि अगर आपको समझ में आए तो आप और लोगों को भी फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी समझ आए जिनको मैथ नहीं आती है। चलिए उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।